हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार एसके क्लासेज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आप सभी को पता है कि हम आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर की क्वेश्चनों की क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अभी तक आपने हमारे प्रीवियस ईयर के वीडियो को नहीं देखा है क्योंकि हमारी क्लास नंबर है 5th, क्लास नंबर 5th है। इससे पहले हमारी 4 क्लास प्रीवियस ईयर की हो चुकी है आरआरबी की। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उन सबको देख लेना, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है जी। क्योंकि हम इसमें आरआरबी के प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का कि विवेकानंद शिला स्मारक डैश में स्थित है। तो विवेकानंद का शिला स्मारक कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है कन्याकुमारी में। ठीक है जी। और इसका निर्माण कब किया गया था? तो इसका स्थापना हुई थी 1970 में। ये भी आपको याद कर लेना है कि इसका निर्माण कब किया गया था। इसकी स्थापना, विवेकानंद शिला स्मारक की स्थापना तो 1970 में किया गया था। और कहाँ पे स्थित है? तो कन्याकुमारी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय गीत की रचना इनमें से किसने की थी? जो भारत का राष्ट्रीय गीत है उसकी रचना इसमें से किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ठीक है जी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्होंने क्या किया था? तो राष्ट्रीय गीत की मतलब रचना की थी, भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना। ठीक है जी। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ये 2021 में पूछा गया है एनटीपीसी में, रेलवे द्वारा। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन नंबर क्या है? थर्ड। इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से मतलब कथन पढ़ना है और बताने के इनमें से कौन सा कथन क्या है, सही है। तो गांधी इरविन समझौता सन 1926 में हस्ताक्षर किया गया था। नहीं, ये गलत है। कब किया गया था? 1931 में किया गया था। ठीक है जी। साइमन कमीशन सन 1932 में भारत आया था। नहीं, ये भी गलत है। साइमन कमीशन कब आया था? तो 1928 में आया था। ठीक है जी। 1928 में क्या आया था? साइमन कमीशन। बाल विवाह निरोधक अधिनियम सन 1929 में पारित किया गया था। ये आपका कथन क्या है, सही है कि बाल विवाह निरोधक है वो कब पारित किया गया था? तो 1929 में पारित किया गया था। हमें सही बताना तो इसमें से सही कौन सा है आपका? तो ऑप्शन नंबर सी। एक बार चौथा देख लेते हैं। रॉयलैक्ट एक्ट 1909 में पारित किया गया था। नहीं, इसको 1919 में पारित नहीं किया गया था। इसको 1919 में पारित किया गया था। ठीक है जी। तो इसमें सही कथन कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर सी कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में पारित किया गया था। ठीक है जी। कुछ अधिनियम को देख लेते हैं जो आप में अधिकतर क्वेश्चनों में पूछे जाते हैं। इसमें से एक आध पूछ सकता है कि किसका कौन से हस्ताक्षर मतलब कौन सा कब पारित किया गया था। तो देखिए, गांधी इरविन समझौता कब पारित किया गया था? तो 1931 में। मैंने जस्ट अभी बताया कि कब पारित किया गया था, तो 5 मार्च 1931। इनमें से कोई सा भी आपसे पूछा जा सकता है, हमेशा पूछता है, इनमें से कोई ना कोई पूछ लेता है। ठीक है जी। तो इसको देखना जरूरी है, सभी आपको साझा हो जाएगा। साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था? अभी जस्ट मैंने बताया कि 1928 में साइमन कमीशन का आगमन हुआ था, 3 फरवरी 1928। ठीक है जी। बाल विवाह निरोधक अधिनियम, तो ये 1929 में, ये हमारा कथन पूछा गया था जो सही है, 28 सितंबर 1929 को। अगला है कि रोलैक्ट एक्ट पारित हुआ था 1919 में। मैंने अभी आपको बताया कि 1919 में क्या हुआ था? रोलैक्ट एक्ट पारित हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये भी 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल को। ठीक है जी। ये अधिकतर आपके क्वेश्चनों में पूछा जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है जी। तो इसको आपको खास तौर पर याद करके चलना है। सबसे मेन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी, 28 दिसंबर। ये सारे के सारे क्या हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से एक ना एक हमेशा पूछा जाता है। ठीक है जी। तो सारे के सारे आपको अच्छे से याद कर लेना है, और इंडियन नेशनल मूवमेंट हो सके तो आप उसको अच्छे से कवर करके जाइएगा, क्योंकि उसमें से हमेशा मतलब 2 से 3 क्वेश्चन तो पूछ ही लेता है इंडियन नेशनल मूवमेंट से। ठीक है जी। ये सारे किस में से हैं? तो इंडियन नेशनल मूवमेंट से हैं।
ठीक है जी। आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट पूरा कंप्लीट करा दूंगा, एक उसकी अकेले वीडियो लेके आऊंगा पूरे इंडियन नेशनल मूवमेंट की, थ्योरी भी प्लस क्वेश्चन। ठीक है जी। तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है जी। प्रैक्टिस करने के लिए और जितना भी आपका जीके जीएस है उसको कवर करने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सभी का सभी इस चैनल पे आपका क्या होगा, कवर हो जाएगा। इन सबको आपको जरूर याद करके जाना है कि गांधी इमरन समझौता 1931 में, साइमन कमीशन का आगमन 1928 में, बाल विवाह अधिनियम 1929 में, रॉयल एक्ट 1919 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। अगला क्वेश्चन है, ये भी कुछ घटनाएं हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो अभी जस्ट हमने देखा 1919 में हुआ था। असहयोग आंदोलन तो ये 1920 में हुआ था। नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को। ठीक है जी। तो ये भी सारे इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पता है, लेकिन ये भी तीनों क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये 8-9 में से हमेशा एक न एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है। ये सारे के सारे क्या है, बीबीआई है, इनमें से एक पूछा ही जाएगा। ठीक है जी। तो इन सभी को आपको जरूर याद करना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक क्रमिक ढंग से भारतीय स्वतंत्रता के दौरान हुई इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी, बताइए। सबसे पहले घटना कौन सी हुई थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये कब हुई थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये हुई थी आपके 1920 में, 1920 में हुई थी, 1920 में। ठीक है जी। भारत छोड़ो आंदोलन अभी देखा 1900, यह कब की हुई थी, 1942 में हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन। असहयोग आंदोलन नहीं सॉरी, ये अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुई थी, असहयोग आंदोलन 1920 में हुई थी। ठीक है जी, 1920 में हुई थी। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुई थी। ठीक है जी। तो ये सारे के सारे आपको सीरियल वाइज हो गए। इसमें सबसे पहले घटना पूछ रही है, तो सबसे पहली घटना कौन सा है, 1919 की, मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है जी। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी, कि सबसे पहले घटना जलियांवाला बाग, उसके बाद हुई थी असहयोग आंदोलन, उसके बाद हुई थी अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और सबसे लास्ट में क्या हुई थी, भारत छोड़ो आंदोलन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रथम भारतीय सदस्य था। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का सबसे पहला भारतीय सदस्य जो था वो था आपके दादा भाई नौरोजी। ठीक है जी। ये एक पहले ऐसे व्यक्ति थे जो इंग्लैंड में लिबरल पार्टी से इन्होंने क्या लड़ा, चुनाव लड़ा। इंग्लैंड में रहकर क्या किया, तो लिबरल पार्टी के पद में, लिबरल पार्टी से वहां पे चुनाव लड़ा और वहां के संसद में स्थापित हो गए। ये चुनाव कब लड़ा, तो 1892 में इन्होंने ये चुनाव लड़ा था। ठीक है जी। ये भी पूछा जाता है कि वो कौन से सदस्य थे जो पहले भारतीय थे जो इंग्लैंड के पार्लियामेंट में, मतलब संसद में पहुंच गए थे। तो वो थे दादा भाई नौरोजी। अब वो कब चुनाव लड़े थे, तो वो लड़े थे 1892 में। ठीक है जी। और किस पार्टी से, तो लिबरल पार्टी से। ये 3 क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, तीनों को आपको मैंने बता दिया। और ये तीनों क्या है, इंपॉर्टेंट है। 1892 में लड़ा था और किस पार्टी से, तो लिबरल पार्टी से। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम भारत के पूर्वी तट पर एक समृद्ध बंदरगाह था जो अपने डैश के काम के लिए प्रसिद्ध था। किस काम के लिए प्रसिद्ध था, मसूलीपट्टनम। तो ये प्रसिद्ध था अपनी कलमकारी के लिए। ठीक है जी। तो इसका सही उत्तर क्या है आपके, ऑप्शन नंबर ए। और ये ग्रुप डी में स्पेशल पूछा गया क्वेश्चन है 2018 के। ठीक है जी। तो मसूलीपट्टनम किसके लिए प्रसिद्ध था, तो कलमकारी के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि राम सेतु निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है, बताइए। राम सेतु कहां पर स्थित है, तो ये आप सभी को पता होगा कि ये पाक जल डमरू मंडल, मतलब पाक जल डमरू मध्य में स्थित है। ये दोनों के बीच में कौन सा मतलब संधि हुई है, तो पाक जल मंडल संधि कहलाती है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी, पाक जल डमरू मध्य, यहाँ पर ही क्या है, स्थित है राम सेतु।
जिसको राम जी ने पार करके क्या किया था, लंका में प्रवेश किया था। अगला है कि रायथू बंधु योजना निम्नलिखित में से किस राज्य की योजना है। तो रायथू बंधु जो योजना है वो कहाँ की है, तो वो है केरल की योजना, सॉरी तेलंगाना, सॉरी किसकी योजना है, तेलंगाना की योजना है। रायथू बंधु तेलंगाना की योजना है। तो इसका सही उत्तर क्या है, आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी। ये भी क्या है, 2021 में एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। एनटीपीसी और ग्रुप डी में एक जैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है जी। आज ये 2021 में पूछा तो 2022 में यही पूछ देगा, ग्रुप डी में पूछा था। ठीक है जी। तो ऐसे क्वेश्चन ये पूछता रहता है। तो एनटीपीसी वाले भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। और आपको पीवाईक्यू करने के लिए क्या करना होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दें। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की सफाई निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। तो बर्फ की सफाई किसके द्वारा की जाती है, तो बर्फ की सफाई सीमा सड़क संगठन द्वारा ये सफाई की जाती है। सीमा सड़क संगठन द्वारा क्या की जाती है, तो बर्फ की सफाई की जाती है ऊंचे वाले क्षेत्रों में। तो इसका सही उत्तर क्या है, आपका ऑप्शन नंबर डी, कि बर्फ की सफाई कौन करता है, तो सीमा सड़क संगठन। अगला क्वेश्चन है आपका, बावड़ी क्या होती है, बताइए। जो राजस्थान के स्टूडेंट होंगे, जो तैयारी कर रहे होंगे, उनको पता होगा कि बावड़ी का मतलब क्या होता है। ग्रुप डी के 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है। बावड़ी का मतलब होता है जल एकत्रित करने का एक पारंपरिक तरीका, पुरानी तकनीक है। ठीक है जी। पारंपरिक क्या है, तरीका है। बावड़ी का मतलब होता है जल एकत्रित करने का पुराना तरीका। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है नवी मुंबई में। ठीक है जी। तो इसका सही उत्तर क्या है, आपका ऑप्शन नंबर डी, कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह नवी मुंबई में स्थित है। 2022 के एनटीपीसी में पूछा गया स्टेज 2 में। ठीक है जी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना कब की गई थी, बताइए। ये भी ग्रुप डी में क्या किया गया है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी, राष्ट्रीय विकास परिषद की। तो इसकी स्थापना की गई थी 1952 में। तो इसका सही उत्तर क्या है, आपका ऑप्शन नंबर सी, 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। ठीक है जी। अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा भारत सरकार के किस मंत्रालय का एक कार्य है। जो शिक्षा भारत सरकार का किस मंत्रालय का एक कार्य है, तो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है शिक्षा, तो ये आता है मानव संसाधन विकास के अंतर्गत। ठीक है जी। तो इसका सही उत्तर क्या है, आपका ऑप्शन नंबर ए, मानव संसाधन विकास के अंतर्गत आता है शिक्षा, जो भारत सरकार द्वारा एक मंत्रालय का क्या है, कार्य है। ये भी ग्रुप डी के 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो शिक्षा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का निम्न में से कौन सा राज्य यहूदियों के लिए, यहूदी जो होते हैं, यहूदियों के को धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता नहीं देता है। बताओ, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो यहूदी हैं उनको धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं मानता है। तो वो राज्य है आपका केरल। केरल क्या है, यहूदियों को नहीं मानता है अल्पसंख्यक। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, किस राज्य ने यहूदियों को अल्पसंख्यक की नहीं माना है, तो वो है केरल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि किसी विशेष क्षेत्र की जनसंख्या 3 लाख से अधिक होने से सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया जाता है। तो किस समिति का गठन किया जाता है, तो वो है वार्ड समिति का गठन किया जाता है। जहाँ पे 3 लाख से अधिक जनसंख्या हो जाती है, वहाँ पे वार्ड समिति का क्या किया जाता है, तो गठन कर दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका क्या है, वीबीआई है, ये पूछा जाता है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां पर्यावरण के अनुकूल है। कौन सी गतिविधियां
पर्यावरण के क्या है, अनुकूल है। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर बी कि बिजली के उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा का क्या किया जाए, उपयोग किया जाए। ये क्या है, पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करेंगे, ये इसके लिए क्या कहलाएंगे, अनुकूल कहलाएंगे। ठीक है जी। तो बिजली का उत्पादन किससे किया जाए, सौर ऊर्जा से किया जाए, जिससे कोई भी प्रदूषण नहीं होगा, जिससे भारत के मतलब खनिज का भी बचत होगा। जैसे कोयला, जिससे क्या किया जाता है, बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो कोयला क्या हो रहा है, धरती से मतलब कम होता जा रहा है। कोयले का इतना खनन हो चुका है कि वो क्या हो गया, कम हो गया। तो आजकल किससे बिजली का उत्पादन पे जोर दिया जा रहा है, तो सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन करने में जोर दिया जा रहा है। जगह जगह क्या लगाया जा रहा है, सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, स्टेडियम में, पार्क में, बड़े बड़े ग्राउंडों में, घरों में, सड़कों पर। तो किसमें सबसे ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है आजकल, तो सौर ऊर्जा से बिजली बनाने का प्रयोग किया जा रहा है, उत्पादन किया जा रहा है। तो सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ये ग्रुप डी के 2022 में क्या गया, पूछा गया सवाल है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है। तो कौन सा स्रोत है, तो वो है आपका नाभिकीय ऊर्जा। ये क्या है, पारंपरिक स्रोत है। ये भी कब पूछा गया, तो 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत तो नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है जी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है, बताइए। देखो इसमें क्या पूछा है, नहीं। नहीं वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है, अधिकतर यही पूछे जाते हैं। जो क्या हो जाता है, जो हमें दिखता नहीं है, कभी भी एग्जाम में नहीं हमें जल्दी दिखता नहीं है। जो नहीं है तो वो है कौन सा आपका, तो वो है परमाणु ऊर्जा। ठीक है, वो गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है परमाणु ऊर्जा। ठीक है जी। तो नहीं पूछा है तो वो है, हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये भी क्या है, ग्रुप डी के 2022 में पूछा गया सवाल है। ठीक है जी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन, कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार के संसाधन हैं। मोस्ट बीवीआई क्वेश्चन इसको कर लीजिए, बीवीआई है, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जीवाश्म ईंधन, कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार के संसाधन है। तो ये है संप्राय और नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है जी। तो इसका सही उत्तर क्या है, आपका ऑप्शन नंबर बी। ग्रुप डी के 2022 में पूछा गया सवाल है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। ठीक है जी, पारंपरिक स्रोत नहीं है तो वो है पवन चक्की। ठीक है जी, पवन चक्की क्या है, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात की पारंपरिक बुनाई को डैश के रूप में जाना जाता है। गुजरात के जो सदियों से चलती आ रही है बुनाई, उसको किस रूप में जाना जाता है, किस मतलब नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है पटोला। ठीक है जी। आपको ये वर्ड सुनकर थोड़ा सा वो हो रहा होगा क्योंकि ये पटोला एक पंजाबी शब्द लग रहा है, लेकिन इसको क्या कहा जाता है, गुजरात में पारंपरिक जो बुनाई का रूप है उसको पटोला कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पटोला। ठीक है जी। चला जाए अगले क्वेश्चन पे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे आपके ग्रुप डी के प्रिपरेशन की क्लास चल रही है और जब तक एग्जाम नहीं होता, जब तक हम डेली क्या तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको डेली कराएंगे। भारत का पहला पोशाक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है, तो वो स्थित है गोवा के अंदर। ठीक है जी। तो सही उत्तर क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए कि भारत का पहला पोशाक संग्रहालय गोवा में स्थित है। ठीक है जी। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है एनटीपीसी में। ठीक है जी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि शंकर देव द्वारा रचित भावना, किसके द्वारा, तो शंकर देव द्वारा रचित भावना में निम्नलिखित में से किस पारंपरिक भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है जी।
इससे देखिए पहले इसमें से 2 क्वेश्चन बनते हैं, दोनों बता देता हूँ। भावना की रचना किसने की है? पहला क्वेश्चन ये बन सकता है, तो शंकर देव, ठीक है, शंकर देव द्वारा इसकी रचना की गई है भावना की। दूसरा है, इसमें किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो इसमें ब्रिज भाषा का प्रयोग हुआ है, ब्रजावली का, ठीक है जी। तो इसमें से 2 क्वेश्चन बनते हैं, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भावना का रचना शंकरदेव ने की है और इसको ब्रिज भाषा में लिखा है, ब्रजावली में लिखा है, ठीक है जी। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है जी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार डैश में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं का उच्चतम लिंग अनुपात है। तो सबसे ज्यादा लिंग अनुपात किस राज्य में है? तो वो है आपके केरल में, ठीक है जी। तो किस राज्य में है? 1000 पुरुषों पे 1084 महिलाएं, तो वो आपका राज्य है केरल। यहाँ पे महिलाएं ज्यादा हैं और यहाँ पे पुरुष क्या है? कम है। तो वो राज्य एक ही है। और किस? तो 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, लास्ट जनगणना अभी तक यही हुई है, तो उसका उत्तर है केरल, ठीक है जी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में लिंग अनुपात सबसे अधिक है? ठीक है जी, सेम क्वेश्चन है लेकिन इसको क्या कर दिया, इसने थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया। यहाँ पे क्या जोड़ दिया? तो केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन ऑब्लिक भी दिया है और इतना ही काफी है क्या, स्टूडेंटों को कंफ्यूजन के लिए, ठीक है जी। तो लेकिन आंसर क्या है कि लिंग अनुपात सबसे सर्वाधिक है, तो वो कौन सा राज्य है? तो आपको पता है कि वो राज्य है केरल, ठीक है जी। तो एक जनगणना पर भी आप सभी के लिए एक वीडियो लेके आ जाऊंगा, कंप्लीट जनगणना वीडियो, ठीक है जी, जिसमें आपके जनगणना से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो सभी क्या हो जाएंगे, एक बार में आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है जी। तो एक इसकी भी वीडियो लेके आ जाएंगे, कंप्लीट वीडियो जनगणना के, जिसमें से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि जनगणना में से भी हमेशा 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है जी। एक इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया आपका और एक हो गया जनगणना 2011। इसमें से हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब तक इसके हम दोनों की एक एक वीडियो लेके आएंगे, ठीक है जी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपके वो जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्या हो सके, क्लियर हो सके। चलिए आज के लिए फिर इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप सभी को जरूर करना है, क्योंकि अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है प्रीवियस ईयर की, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है जी। फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम क्या करेंगे, तो आरआरबी द्वारा पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप सभी को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अच्छी लगे तो लाइक और वीडियो को शेयर भी करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं कल, जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।